हेलो। मैं हूं तरुण शर्मा और आप देख रहे हैं द लीडर्स। द लीडर में फ्यूचर लीडर्स में हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो आज की यंग जनरेशन है, जो +1 +2 की जनरेशन है, उसके माइंड में चल क्या रहा है, वो किन चीज़ों से इंस्पायर हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनके सपने कैसे हैं, उनकी क्रिएटिविटी कैसी है। तो आज ऐसे ही एक बहुत ही एक टैलेंटेड मधुर मधुर किशोर धीमान। मधुर किशोर धीमान हमारे साथ हैं, जो उनमें अलग अलग तरह का टैलेंट है इनमें। और एक सबसे बड़ा टैलेंट है कि ये बहुत ही बढ़िया गिटारिस्ट हैं। इतनी कम एज में इतने परफेक्ट गिटारिस्ट मैंने नहीं देखे। थोड़ा बहुत म्यूजिक इंडस्ट्री से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मधुर, सबसे पहले तो कोई बढ़िया सी कोई सुनाइए हमको ना। क्या सुनाएंगे हमको? एक मैं वीडियो गेम्स काफ़ी खेलता हूँ, तो उसमें से ही वीडियो गेम का एक पीस है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये गिटार सीखना कैसे शुरू किया आपने? कहीं से आपने किसी ट्यूटर के पास गए? नहीं नहीं, यूट्यूब से ही देख के, दूसरों को देख के, दोस्तों वगैरह के साथ बजा बजा के। पहले तो पापा से ही थोड़ा सा बहुत आपके सीखा, फादर basics भी तो। गिटार बजाते हाँ थे हाँ कॉलेज हाँ में हाँ शायद? हाँ। यही गिटार पापा का ही है। फिर पहले तो यूट्यूब से ही सीखा, जैसे मतलब देख देख के कैसे तो एक चीज तो बजाना है। क्लियर है आज की डेट में ना, कुछ भी आप स्किल सीखना चाहते हैं, टैलेंट सीखना चाहते हैं, तो सीखने की कोई लिमिट नहीं है। उसके लिए कोई बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं है। उसके लिए चाहिए तो एक जुनून चाहिए, जज्बा चाहिए। और पीयर्स के साथ भी मैटर करता है कि कैसे तुम्हारे साथ के बच्चे हैं ना। अगर तुम्हें अपने साथ के अच्छे पीयर्स मिल जाए, फिर तुम इजीली सीख पाते हो। जितने लोग साथ में मिल के सीखते हैं, उतनी जल्दी सीखा जाता है। ठीक, कितना टाइम हुआ आपको गिटार बजाते हुए अभी? अभी 1 साल हो जाएगा, अभी एक एक दो साल हो महीने जाएगा। मतलब अभी 10-12 महीने अब में। मेरे को ना अपनी बेस्ट कंपोजिशन बताइए जो काफी मशहूर भी हो, वो सुनाइए मेरे को। अमीन तूफानी की जो अमीन तूफानी। हाँ, अमीन तूफानी भाई। कंपोजिशन है। बजा लेंगे आप वो अमीन तूफानी? थोड़ा बहुत बजा लेते प्ले हो, कर लेंगे? पूरा परफेक्टली तो नहीं, बट लेट्स काफी हो। हद तक। बिल्कुल। वाह।
बहुत ही बढ़िया। लास्ट का थोड़ा मैंने ऐसे इम्प्रोवाइज सा कर दिया। नहीं आपका शायद ये सिग्नेचर स्टाइल है। आप बता रहे थे मेरे को, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो रूटीन में कितने रोज डेली प्रैक्टिस करते हैं आप? टाइम देख के तो नहीं करता, जब मन करता है बजाने का तो बजा लेता हूँ बस। तो अभी लाइफ का कोई एम्बिशन, साइंस स्ट्रीम में आप? साइंस स्ट्रीम में हूँ। नॉन मेडिकल में? नॉन मेडिकल में। तो बढ़िया चल रहा है। हाँ, पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। मेन एम्बिशन तो वैसे तो इंजीनियरिंग का ही है, बट अभी 1 साल बचा है, पता नहीं क्या हो जाए, तो मैं हमेशा कंसीडर करता हूँ अननोन पॉसिबिलिटीज़ को। तो म्यूजिक को भी अपना प्रोफेशन बनाने का सोचा है? म्यूज़िक को भी सोचा है, और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स भी है जिनके साथ बैंड बनाया जा सकता है, पर उस पर इतना अभी जोर नहीं डाला, मतलब इतना नहीं उसको कंसिडर किया एज अ मेन। मैं दर्शकों को एक चीज बताना चाहूंगा कि ये एक खास वर्ग उभर के आ रहा है आज की जनरेशन में ना, जो ये भी पढ़ने में काफी अच्छे हैं, इनके ग्रेड काफी अच्छे आते हैं, पर वो इतना सीरियसली ले नहीं रहे हैं चीजों को। ये बहुत पॉजिटिव चीज है, जो एक ओपन माइंड के साथ चल रहे हैं। म्यूजिक भी बन सकता है, हाँ ठीक है, साइंस स्ट्रीम में इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं। तो ये इस बारे में पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि लास्ट डेस्टिनेशन किसी एक चीज को ना बनाने दें। ठीक है, कोई एक जिससे इंस्पायर होता है आजकल, जो भी है IIT है या कोई भी एम्बिशन हो सकता है, कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, पर उसको इस एज में उसको फाइनल डेस्टिनेशन प्लीज 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 ना बनाएं। और सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि आजकल की जनरेशन को इतनी क्लैरिटी है। हाँ जी, हाँ जी। तो एम्बिशन का कुछ स्ट्रेस भी होता है पेरेंट्स से या सोसाइटी से, फील करते हैं आप? पेरेंट्स से तो नहीं, सोसाइटी से तो फील हमेशा होता ही है, क्योंकि सोसाइटी से ही हम बड़े हुए हैं, सोसाइटी के साथ ही हमने जिया, सोसाइटी से ही हमें सब कुछ मिला है जो अभी तक मिला है। तो एक ऑब्लिगेशन होती है कि जो हमें सोसाइटी से मिला है वो हमें सोसाइटी को भी पे बैक करना होता है। ठीक ठीक। तो उस ऑब्लिगेशन के कारण थोड़ा सा प्रेशर होता है, बाकी ऐसे कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं है। कंपैरिजन होता है? कंपैरिजन उसका एक प्रेशर रहता है, पीयर प्रेशर। यार वो ऐसा सोच रहा है, वो ऐसा सोच रहा है, उसके पेरेंट्स ऐसे सोच रहे हैं। पीयर प्रेशर हमेशा रहता ही है, और पीयर प्रेशर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बिना पीयर प्रेशर के फिर बच्चा कॉम्पिटेंट नहीं बन पाता। उसके अंदर इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं आती, वो उसको पता नहीं चल पाता कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों को देख के हम अपने गोल सेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पीयर प्रेशर भी इम्पोर्टेंट है। तो अब मेरे को बताइए कुछ बुक्स, कोई ऐसी बुक बताइए जिसने आपको काफी इंस्पायर किया हो। क्या पढ़ रहे हैं आजकल, कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं जिनसे आपने एक कनेक्शन महसूस किया और लगा कि यार इससे काफी कुछ सीखा जा सकता है? अभी लेटेस्ट में मैंने युवल हरारी की क्या नाम है, सेपियंस पढ़ी है लेटेस्ट में। और जो मैं क्या उसमें थीम, सेंट्रल आइडिया क्या उसमें? A brief history of humanity, everything that has happened from the past, and like a view of the future, his own opinion over the future. And जो सबसे ज़्यादा मेरे को ऐसा लगता है कि हर एक बंदे को, हर एक बच्चे को, हर एक बड़े को बुक पढ़नी चाहिए, वो है पंचतंत्र। पंचतंत्र बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। पंचतंत्र ऐसी बुक है कि वो बेस है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी सॉल्यूशंस है, उन सब का एक बेस जो है वो उस बुक में डिफाइन किया हुआ है। उस बेस को समझ के हमें ये समझ आ जाता है कि कैसे एक प्रॉब्लम को देखना होता है।
कैसे एक सोल्यूशन को खोजा जाता है, तो वो बुक हर एक व्यक्ति को पढ़नी चाहिए, पंचतंत्र। और भी काफ़ी बुक्स है, जैसे जो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा वो है कि बेबीलोनियन एम्पायर के ऊपर एक बुक थी, मैं उसका नाम भूल गया। हाँ। मनी के ऊपर है कि मनी कैसे रखी जाती है, कैसे उसे सेव किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। मेरे माइंड से इसकी मैं भी याद ही कर रहा हूँ तब से, मैंने भी मेरे माइंड में नहीं आ रहा। मैं भी भूल गया उसका नाम। चलो खैर, उसको पास करते हैं, याद आएगा तो। हाँ। तो फिल्में भी देखते हैं आप? और फिल्म्स काफी देखता हाँ, हूँ। मैंने आपसे डिस्कशन की थी तो काफी इनोवेटिव थॉट है आपके। किसी भी चीज को जब फॉलो करते हैं तो उसके पीछे एक वेल डिफाइंड अप्रोच लगती है आपकी। तो फिल्में बताइए आजकल कौन सी देखी हैं, अभी या पहले जो देखी हो आप बताना चाहेंगे एक देखने लायक फिल्म है? अभी मैंने लेटेस्ट में ग्रीन माइल देखी है, टॉम हैंक्स की, और वो अच्छी फिल्म है, मतलब पॉजिटिव फिल्म है काफ़ी। पर जो फिल्म मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है, जो मेरे हिसाब से हर व्यक्ति मतलब इस एज ग्रुप के यंग बंदों में से हर बंदे को देखनी चाहिए। तो मूवी जो हर एक बंदे को देखनी चाहिए मेरी एज के मतलब यंग बंदों को, वो है फाइट क्लब। वो कंज्यूमरिज्म के ऊपर है कि कंज्यूमरिज्म कैसे हमारी जो सोसाइटी है वो कैसे धीरे धीरे सारे लोग जो है वो कंज्यूमर बनते जा रहे हैं। बहुत बड़ा इशू है, बहुत ही प्यारा इशू है, इसके शिकार हैं हम सब लोग। और मूवी में काफी अच्छे से डिफाइन किया हुआ है कि कैसे सोसाइटी में ऐसा हो रहा है। थोड़ी सी वायलेंट मूवी है तो थोड़ा ऐसा लग सकता है, पर जो मैसेज है वो मूवी का काफी क्लियर और काफी अच्छा है। मैं एक चीज, मैं जब भी यंग जनरेशन के साथ बैठता हूँ ना, उनसे बात करता हूँ, तो मेरे को लगता है कि इनकी सोच काफी बढ़िया है। हालांकि उसमें पोल्यूशन भी है, उसमें विचारों में करप्शन भी है, उसमें कल्चरल इश्यूज पे बहुत भटकाव भी है, बट एक ऐसा तबका भी आ रहा है जो विचारवान है, जो विचारों को लेके अपने और समाज में जो कुछ चल रहा है उसमें क्वेश्चन मार्क के साथ अपने एक वैल्यू सिस्टम के साथ चल रहा है। हाँ जी, वैल्यू सिस्टम को प्रिजर्व करना, अपनी वैल्यू सिस्टम को बनाना, मेरे को लगता है सबसे बड़ा चैलेंज है आज के टाइम में। कि कहीं आप समाज की जो भेड़ चाल है उसी का हिस्सा बन जाते हैं और आपको बहुत बाद में पता चलता है आपने तो सब कुछ गुमा दिया, आप अपना कुछ भी बना नहीं पाए। मेरे ख्याल से तो हर व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि उसे क्या चीज पसंद है, उसे क्या चीज अच्छी लगती है, फिर वो पैसे कमाए। उसमें एथिकल कंसीडरेशन भी जरूरी है। एथिकल कंसीडरेशन भी जरूरी है, पर पहले व्यक्ति को ये पता करना चाहिए जैसे उसे क्या पसंद है, कि उसे अपने लाइफ में क्या करना पसंद है, अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद है, फिर वो अच्छे से देखे उसे, ये सब जब उसे पता चल जाए फिर उसके बाद पैसे तो उसे कमाने पड़ेंगे, फिर वो पैसे कमाए और फिर उन चीज़ों पे लगाए जो उसको सही में पसंद है, ना कि इन चीज़ों पे जो कि कंज्यूमरिज्म वाली बात, कि हम दूसरों को देख के या एडवर्टाइजमेंट्स को देख के इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि हम कहीं पे भी पैसे लगा लेते हैं और फिर हम ये देखिए ये +1 बनने वाला बच्चा है और कितने अच्छे इसके वेल डिफाइंड इसके थॉट्स हैं और कितना बड़ा एक सोशल विजन है इनकी बातों के पीछे। आई रियली अप्रिशिएट यू। मधुर में एक और बढ़िया टैलेंट है, ये क्यूब को कितने टाइम में कर लेते हैं? 1 मिनट से कम में तो कर लूंगा। नहीं यार, नहीं 1 मिनट नहीं यार, 1 मिनट में कहाँ होगा। जब मैं करता था तो कर ही लेता था। 5 मिनट ले लो। चलो ठीक है, देखते हैं ये। हाँ जी, मेरे से तो पूरी जिंदगी नहीं हो पाता भाई। वाह भाई वाह वाह, बहुत बढ़िया। कितना टाइम होगा, पर कम ही होगा। पहले मैं काफी फास्ट भी कर लेता था सॉन्ग, थोड़ा सा स्लो भी स्पीड। तो हमारे दर्शकों को एंड में जो यंग जनरेशन है जो +1 +2 में आप
रोज सुनने को मिलता है, किसी का कोटा में जो चल रहा है सुसाइड के केस सुनने को मिलते हैं, किसी के परसेंटेज कम आ गई उस वजह से डिप्रेशन में है। तो उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप, जो आपके फ्रेंड्स हैं जो +1 +2 में हैं, जो जिनकी सपनों की उड़ान अभी अंदर शेप ले रही है, स्ट्रेस को कैसे डील करें वो? स्ट्रेस को डील करने के लिए सबसे पहली तो चीज़ है कि अपनी जो सोशल लाइफ है उस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। फोकस सोशल लाइफ पे काफ़ी करना चाहिए। क्वालिटी, सोशल लाइफ में क्वालिटी हाँ होनी जी, चाहिए। कि अपने पीयर्स अच्छे से चुने, उन लोगों के साथ रहे जो लोग पॉजिटिव हो, जो तुम्हें साथ देते हो तुम्हारा चीज़ों में। फिर अपनी प्रायोरिटीज़ जो है उनको अच्छे से क्लियर करे कि असल में तुम क्या करना चाहते हो। ये सब तो है ही कि तुम IIT की तैयारी कर रहे हो या किसी कॉलेज की तैयारी कर रहे हो, पर जो मेन जो लाइफ का मोटिव है उसको एक बार ही क्लियर करे कि तुम अपनी लाइफ से क्या चाहते हो। जो तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिली है इसको तुम किस तरह यूज़ करना चाहते हो। इंजीनियर बनना कोई ऐसे चीज़ नहीं है, तो एक प्रोफेशन है, लाइफ को जीने का तरीका नहीं है। अपने लाइफ को जीने के तरीके को खोजना चाहिए, उसको समझना चाहिए, फिर उसके ऊपर काम करना चाहिए। बाकी तो स्ट्रेस के लिए और भी चीज़ें हैं, अपनी हॉबीज़ के ऊपर काम करे, कुछ बाहर जाए, घूमे फिरे, पेरेंट्स के साथ रहे, इससे काफ़ी स्ट्रेस में हेल्प मिल सकती है। तो आ गई बुक याद? बुक का टाइटल था द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। जी जी। तो बेबीलोन एम्पायर बेसिकली मेसोपोटामिया एम्पायर, मेसोपोटामियन रिवर के पास सिविलाइजेशन, हाँ, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो ऐसा हिस्ट्री के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि वो वहाँ पे कोई रिसोर्सेज नहीं थी, जिस रीजन पे वो था बस एक रिवर थी। तो वहाँ के जो लोग थे, मतलब उन्होंने धीरे धीरे मेहनत करके साथ में मिलके कैनाल्स बनाई, जिससे उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू किया, और वो एक मेन एग्रीकल्चर हब बन गए पूरे वर्ल्ड का उस पर्टिकुलर टाइम पे, जिससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। इतना प्रॉफिट हुआ कि एक पॉइंट पे वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट एम्पायर, बेबीलोनिया एम्पायर बन गई। अब ये जो बुक है इसके अंदर मेनली लेसन्स फ्रॉम बेबीलोनिया, कि कैसे वहाँ पे लोग पैसे बचाते थे, पैसों को देखते थे, कैसे सेव करते थे, कैसे वहाँ की इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर था, उसको बताया गया। इसके अंदर रिचेस्ट मैन इन बेबीलोनिया बेसिकली कि वहाँ का जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है वो कौन है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताया, पर हिस्ट्री में जो लिखा हुआ है उसी के बेसिस पे है। पर वो इतनी पुरानी बात है कि हमें पता नहीं, बट जो उसमें बताया हुआ है क्राइसिस को कैसे अपॉर्चुनिटी में बदलना है, और एक हाँ, सोच जो काम करती है उसके पीछे आज भी वो काफ़ी हद तक लागू है। जो जितने भी उसके अंदर सॉल्यूशंस उन्होंने मनी के रिलेटेड बताए हुए, फाइनेंसिस के रिलेटेड बताए हुए, वो आज भी प्लॉजिबल है, उनको आज भी किया जा सकता है। ठीक ठीक। तो अब मैं सुनना चाहूंगा कुछ और पीस, कुछ भी जो आप बढ़िया सा सुना दें हमको। एक थोड़ा सा स्लो सा पीस है पर अच्छा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, मैं दर्शकों को एक और बड़ी हैरानी की चीज बताना चाहूंगा कि मधु किशोर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं यहाँ पर, और ये ऐसा नहीं है कि इनके फादर जो हैं IT कंसल्टेंट हैं, UN में जॉब कर चुके हैं, कई कंट्रीज में जॉब कर चुके हैं और अच्छी नौकरी करते हैं।
मैं चंडीगढ़ के बारे में मेरे को कहीं से सुना था मैंने, तो मैंने फिर इसके ऊपर एक्सप्लोर भी किया। और ये तो मैं जो भी एकेडमिक्स हैं, टीचर्स हैं या जो एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए एक्सपर्ट हैं, रिसर्चर हैं, वो आके देखे चंडीगढ़ में ना कि चंडीगढ़ का एजुकेशन सिस्टम, इसके ऊपर बात होनी चाहिए जिसके ऊपर इतना क्राइसिस है। और यही नहीं है, एक डॉक्टर है रेडियोलॉजिस्ट, उनके बेटे भी यहाँ पर उन्होंने +1 +2 गवर्नमेंट स्कूल से की है। थोड़ा मेरे को बताइए यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में, कैसी एजुकेशन है? मैं तो जब से चंडीगढ़ में आया तब से मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा हूँ, 3rd क्लास से। आपके घर के एकदम सामने था गवर्नमेंट स्कूल? हाँ, पहला तो ये रीजन था। पर नहीं, आपके फादर, उनको मैं जानता हूँ अच्छे से, वो तो छोटी से छोटी चीज भी इतनी रिसर्च करके लेते हैं, हरीश। हाँ जी, नहीं, वो जो जिस पर्टिकुलर मोहल्ले में हम रहते थे, वहाँ पे जितने भी लोग थे, एजेड बंदे थे, उन सबके जो बच्चे थे वो सारे उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए थे, 35 मॉडल में। तो उसका एक रेपुटेशन बनी हुई थी 35 मॉडल की, वो अच्छा स्कूल है गवर्नमेंट में भी। तो इस वजह से वहाँ पे एडमिशन लिया, और वहाँ पे मिलता नहीं है वैसे एडमिशन। गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है, हालात ये है, ये बता रहे स्कूल्स में हैं। नहीं प्राइवेट मिलता। से लोग गवर्नमेंट में आना चाहते हैं पर एडमिशन नहीं है यहाँ पर। अगर जैसे अगर 10th के बाद +1 में आना है तो कम से कम 90% चाहिए गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन। भाई ये तो रिसर्च का टॉपिक है, आप रिसर्च कीजिए जितने भी एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं। और इंडिया में भी तो किया जा सकता है, इंग्लिश मीडियम ही होगा वहाँ पर। हाँ, इंग्लिश मीडियम है, मॉडल स्कूल है पूरा, मॉडल स्कूल है प्रॉपर पूरा। अच्छे से सब सारा सिस्टम चलता है। बाकी स्कूल्स का तो मेरे काफ़ी फ्रेंड जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़े हुए हैं, टॉप स्कूल्स में पढ़े हुए हैं, उनको भी ज़्यादा कुछ ऐसा खास नहीं है। वो बच्चे पे भी डिपेंड करता है, बट ऐसा कोई बहुत डिफरेंस है ही नहीं गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स में, चंडीगढ़ में तो एटलीस्ट। तो ये थे मधुर किशोर। अगली बार फिर आएंगे किसी नई शख्सियत के साथ, किसी नई यंग जनरेशन के हीरो लीडर के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।